तो हेलो बच्चों, मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो और लेके आया हूँ। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल दोनों का मैंने पहले बना दिया है। अब मैं लेके आया हूँ ईथर के लिए। ईथर बहुत इजी चैप्टर है इसमें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, नेम रिएक्शन भी है, अपन आज इसमें कवर करेंगे। तो बच्चों, जैसा आपने एल्कोहल, फिनोल में आपने प्यार दिखाया, वीडियो को देखा लास्ट तक, वैसा वैसा ये वीडियो लास्ट तक आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अच्छी कोचिंग, अच्छी स्कूल एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते हो। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो, सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन आया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आया गया है, तो वो क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि ईथर के बारे में देखना है, तो ऑक्सीजन की दोनों जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की दोनों जो वैलेंसी होती है वो कार्बन से कंप्लीट होती है। यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे अब इनके बीच में एक बॉन्ड एंगल दे रखा है, बॉन्ड एंगल इसका 110 डिग्री दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टेट्राहाइड्रल यानी sp3 टेट्राहाइड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो आपको इसका आंसर ये देना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों साइड में अटैच्ड होने वाले एल्किल ग्रुप जो होता है, इसका रिपल्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे रिपल्शन लगता है, इसमें दोनों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए थोड़ा सा बॉन्ड एंगल इसमें स्लाइटली बढ़ जाता है। अब चलते हैं अपन ईथर के क्लासिफिकेशन के बारे में चलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। क्लासिफिकेशन आप देखो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में देखो। सिमेट्रिकल वो होता है ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो एल्किल होता है एक जैसे होते हैं, यानी आइडेंटिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि दोनों साइड में एल्किल ग्रुप जो होता है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक दे रखा है इथाइल, दूसरा दे रखा है मिथाइल, दोनों अलग अलग दे रखा है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और दोनों साइड में अगर एक जैसे होते हैं तो वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा गया था और भी पूछे जाने के चांसेस है बॉन्ड एंगल को लेके। टेट्राहाइड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बट ईथर में ऐसा बॉन्ड एंगल क्यों होता है? तो इसका रीजन है एल्किल एल्किल में दोनों में रिपल्शन होता है, तो स्लाइटली बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे ईथर का नोमेनकल्चर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ईथर का नोमेनकल्चर। तो इसमें क्या करना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों पढ़ेंगे। कॉमन नेम में क्या करना है कि एल्किल, दोनों साइड में एल्किल का नाम प्लस लास्ट में आपको ऐड कर देना ईथर, नेम ऑफ एल्किल ग्रुप प्लस ईथर ऐड कर देना। आईयूपीएसी इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन नाम होता है आईयूपीएसी में इसका नाम। तो चलते हैं अपन यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड के एल्किल का नाम, एक ये वाला एल्किल है, इस एल्किल का नाम क्या है एन प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या है मिथाइल। तो दोनों एल्किल का नाम लिख देते हैं, तो इसका कॉमन नेम बनता है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसी टाइप में सारे टाइप के जो ईथर होते हैं इसका नाम होता है। दोनों साइड के एल्किल का नाम लिख दो और लास्ट में ईथर जोड़ दो, तो आपका ईथर का कॉमन नेम हो जाएगा। अब देखो आईपीसी नेम में क्या रहता है कि आईपीसी नेम में अगर आप दोनों साइड की एल्किल को देखना कि जो सबसे बड़ी एल्किल होती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होते हैं, उसको तो पेरेंट चेन के फॉर्म में रखना है, और जब छोटी एल्किल ग्रुप होती है उसको क्या करना है ऑक्सीजन के साथ में जोड़ना है। यानी ये बन रहा है मिथॉक्सी, और फिर 3 कार्बन की चेन बन रही है प्रोपेन। तो इसका नाम क्या है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका आईयूपीसी नेम हो जाता है। तो इस तरह से इसका नाम नोमेनकल्चर जो है बहुत इजी है। आप देखो ये दे रखा है द स्मॉलर एल्किल ग्रुप बिकम्स द एल्कोक्सी, यानी स्मॉलर एल्किल ग्रुप एल्कोक्सी बोलेंगे इसको। सब्स्टिट्यूएंट द लार्जर ग्रुप इज द पेरेंट एल्केन, यानी अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट करते हैं आईयूबीसी में। तो इस तरह से आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन रही है और इसको अपन एल्कोक्सी बोल देते हैं। अब चलते हैं एरोमेटिक ईथर के बारे में। एरोमेटिक ईथर 2 एग्जांपल दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसका कॉमन नेम दोनों का दे रखा है। एक का पहले का दे रखा है एनिसोल, दूसरे का दे रखा है फेनिटोल। एनिसोल में क्या होता है, यहाँ बेंजीन के साथ में मिथॉक्सी ग्रुप होता है, और फेनिटोल में बेंजीन के साथ में क्या होता है इथोक्सी ग्रुप होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं CH2CH3।
तो यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप होता है, एनिसोल में मिथॉक्सी और यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप होता है। तो ये इसका कॉमन नेम है। वैसे इसका कॉमन नेम एक और है, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये भी इसका कॉमन नेम है। इसका इथाइल फिनाइल ईथर ये भी कॉमन नेम है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका एक से ज्यादा कॉमन नेम हो सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर कॉमन नेम जो होता है उसी नाम से उसको पुकारा जाता है। जैसे इसको एनिसोल से और इसको फेनिटोल से बोलते हैं। अब इसका आईयूपीसी नेम भी दे रखा है, आईपीसी नेम दे रखा है मिथॉक्सी बेंजीन और इसका दे रखा है इथॉक्सी बेंजीन। तो ये ध्यान रखिए, ये एरोमेटिक ईथर का नोमेनकल्चर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे अब सबसे पहले दे रखा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ये वाली रिएक्शन बच्चों आपको याद, तो इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वन शॉट, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। टेम्परेचर दोनों में अलग अलग लेते हैं और अलग अलग टेम्परेचर से हमारा प्रोडक्ट जो है अलग अलग बनता है। यहाँ पे रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट सेम है और टेम्परेचर दोनों जगह पे अलग अलग होता है। दोनों अलग अलग टेम्परेचर की वजह से हमारा प्रोडक्ट है अलग अलग बनता है। एक में अगर कम टेम्परेचर लोगे तो ईथर बनेगा और ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो आपको एल्किन बनेगा। एल्किन वाली जो मैकेनिज्म कौन सी है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा ईथर वाली जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि जो है, ये SN2 क्रियाविधि है और उसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें। तो थोड़ा ध्यान रखिए इसमें। तो ये वाली रिएक्शन मैंने पहले बता चुका हूं, मैं फिर से ध्यान रखना, ईथर प्रिपरेशन मेथड में इस रिएक्शन को अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल एक ना एक साल इसका क्वेश्चन देखने को आप मिलता है, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म हो, इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करना है कि इसकी द प्राइमरी लेबोरेटरी मेथड है, ये पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। और ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म पाथ फॉलो करता है। अब इसमें देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ये चीजें फिक्स होती है बच्चों, इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते, ये आईयूपीसी ने बता दिया तो ये चीजें फिक्स होती है। इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड साथ में करवाते हैं और इसमें ईथर बनता है। ये ईथर बन के रेडी हो जाता है और ये साथ में जो बाई प्रोडक्ट है इसको याद रखना इतना कोई जरूरी नहीं है। तो आप मेन चीज ध्यान रखिए ईथर के बारे में। अब यहाँ पे देखो नीचे कुछ लाइन दे रखी है, कैन सिंथेसाइज बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, यानी इस मेथड से अपन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर को बना सकते हैं। अब देखो एल्किल हैलाइड मान लो आपने ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया एक कार्बन का, यहां पे ले लिया CH3 हेलोजन ले लिया और साथ में ले लिया आपने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया एक कार्बन का, CH3O Na+। तो इसमें ये बनेगा CH3O CH3, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। अगर मान लो आपने एल्किल हैलाइड कुछ अलग ले लिया और सोडियम एल्कोक्साइड में एल्किल अलग ले लिया तो अनसिमेट्रिकल ईथर को भी बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, CH3 CH2 और आयोडीन लिख दिया, हैलाइड मैंने आयोडीन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन CH3O Na के साथ में अगर करवाई जाए तो सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में करवाई जाए तो इसमें CH3 एक ये वाला ग्रुप, दूसरा ये वाला ग्रुप आ जाएगा, CH3 CH2O CH3। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल। तो यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अपन सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस टाइम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और आपके लिए मैं वन शॉट वीडियो फिर से और लेके आऊँगा आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कौन सा अलग टॉपिक्स पे बनाना है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक नेम रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन का एक वीडियो और लेके आऊँ आपके लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सर। चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर एल्किल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी,
मस्ट बी प्राइमरी। अगर आपने एल्किल हैलाइड टर्सरी ले लिया, यहाँ पे 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड ले लिया, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया का जो भी प्रोडक्ट होता है, उत्पाद बनता है, ये बनता है एल्किन बनता है। विलोपन अभिक्रिया से हमेशा एल्किन ही बनता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, आपने अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया और यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया, तो यहाँ आपका ईथर नहीं बनेगा, यहाँ आपका एनएसआर रिएक्शन नहीं होगी, यह आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एल्किन होता है। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि यहाँ पे आप टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बना सकते हो, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर मान लो आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बनाना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने सोडियम एल्कोक्साइड लेते हो उसको 3 डिग्री कर दो, और यहाँ पे एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री कर दो, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे आपने जो बेस लिया है वो ले लो आप 3 डिग्री वाला। अब आपका जो बनाना है ईथर, जैसा आप चाहते हो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बनाना है, तो ये आप बना सकते हो। अब इसमें देखिए, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री ले लिया और आपने जो बेस ले लिया है वो 3 डिग्री वाला ले लिया, तो आपका यहाँ पे ईथर बन जाएगा, अलग टाइप का ईथर बन जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ध्यान रखिए, इस वाली रिएक्शन से नहीं बनेगा। 3 डिग्री आप लोगे तो 3 डिग्री में आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और यहाँ एल्किन बनती है। तो आपको अगर इस टाइप का ईथर बनाना है, मोर हिंड्रेंड ईथर बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये दोनों रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, ये एलिमिनेशन के अंदर ही आती है। अब नीचे दे रखा है, यूजिंग ए टर्सरी एल्कोक्साइड एंड ए प्राइमरी हैलाइड, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगी। तो यहाँ पे टर्सरी एल्कोक्साइड और प्राइमरी हैलाइड लोगे तो इस टाइप का आपका बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ यहाँ पे फिनोल से ईथर बनाने वाली रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो फिनोल का ये रिएक्शन यहाँ तक तो अपन को पढ़ी है, फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ी है कि फिनोल की रिएक्शन अपन करवाते हैं बेस के साथ में, तो एक सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट का नाम है सोडियम फिनोक्साइड बनता है। ये वाली रिएक्शन ना जाने कितनी बार पढ़ी है, हेलो एल्केन हेलोअरीन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, और दूसरा फिनोल वाले चैप्टर में, और तीसरा यहाँ पे ईथर में वापस आ गए। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इस सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्किल एरिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों इसका, है ना। तो इस तरह से फिनोल से अपन एरोमेटिक ईथर बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड खत्म होते हैं ईथर के। अब चलते हैं नेक्स्ट अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे ईथर की पढ़ो, चाहे एल्कोहल, फिनोल, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, किसी की पढ़ो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक जो कॉमन है पॉइंट, इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल वेट होता है। जिसका मॉलिक्यूल वेट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट हो जाती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल वेट से भी ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डाई इथाइल ईथर लेते हैं। डाई इथाइल ईथर का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 307.6 केल्विन। इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर और ईथर के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ध्यान रखिए। अब इसमें ईथर के बारे में आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें मॉलिक्यूल वेट वाला फैक्टर लगेगा। अब दूसरा अपन देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में यहाँ पे दे दिया ब्यूटेनॉल। तो एल्कोहल और एल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं, एक होती है इंट्रा, दूसरा होती है इंटर। इंट्रा मतलब क्या होता है, किसी एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटर में क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। इंट्रा में मॉलिक्यूल एक ही होता है, इंटर में मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच होता है, इंटरनेशनल होता है, तो इसमें दो अलग अलग देश के बीच में होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं। तो चलते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे दे रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आया है कहाँ से आएगा वो मैं बता दूं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में CX बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज करके रिएक्शन होती है। यहाँ पे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड में रिएक्टिविटी दे रखी है, ये हमेशा होती है। ईथर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और HBr की उसके बाद, HCl की उसके बाद होती है।
और सबसे कम की किसकी होती है? HF की रिएक्टिविटी होती है। HF रिएक्टिव बहुत कम होता है। अब ये तो हाइड्रोजन हेलाइड की रिएक्टिविटी हो, इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ हेलोजन की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। तो हेलोजन में बच्चों ध्यान रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये चीज ध्यान रखिए। हेलोजन की रिएक्टिविटी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे ऑर्डर होता है, और हाइड्रोहेलाइड हाइड्रोजन हेलाइड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके पीछे रीजन है इसकी बॉन्ड लेंथ। इसमें क्या होता है कि HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होता है, और HF में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है, ईथर की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ में, जनरली क्या लेते हैं यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन हेलाइड ही लिया जाता है, HI लिया जाता है। अब यहाँ पे नीचे एक लिखा है कि एक्सेस, एक्सेस मतलब बहुत सारा अमाउंट लेना, आपको जितना चाहिए उतना अमाउंट लेना है। तो इसमें क्या होता है कि पहला स्टेप में आपका एल्किल हेलाइड, और एल्किल हेलाइड के साथ में एल्कोहल बनेगा। इसी एल्कोहल वाले मॉलिक्यूल के फिर से अपने पास तो बहुत सारे हाइड्रोजन हेलाइड है, तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हेलाइड का एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो फाइनली अपन को एल्किल हेलाइड बन जाएगा। तो बच्चों मुझे बताओ इस रिएक्शन में कितने एल्किल हेलाइड बन गए? 2 मोल एल्किल हेलाइड, एक ये वाला एल्किल हेलाइड, दूसरा वाला ये एल्किल हेलाइड बन गया। तो ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह से HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में क्वेश्चन नहीं पूछते, मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन पूछते हैं यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखें। अब इसमें प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी एल्किल हेलाइड जो होता है वह SN2 रिएक्शन देता है। क्यों देता है? क्योंकि प्राइमरी एल्किल हेलाइड में त्रिविम बाधा कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, इसलिए ये SN2 को प्रीफर करता है। दूसरा इसमें देखो, एल्किल ग्रुप आर प्राइमरी और सेकेंडरी, एल्किल ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है आयोडाइड, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इसमें? न्यूक्लियोफाइल देखो, HI में HI जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे H+ और I-, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अपन को चाहिए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा आयोडाइड होगा। द न्यूक्लियोफाइल अटैक द स्मॉलर लेस हिंड्रेड एल्किल ग्रुप, यानी जो आयोडाइड आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे ईथर में देखना है कि ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो छोटा एल्किल ग्रुप होगा, छोटा एल्किल ग्रुप के साथ में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यानी आयोडाइड जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा मिथाइल आयोडाइड, और साथ में दूसरा वाला जो बनेगा इसके साथ बाई प्रोडक्ट के एल्कोहल बन जाए। ये ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है? आयोडाइड छोटा एल्किल ग्रुप के साथ में कब जुड़ेगा? जब आपके पास में एल्किल हेलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो 3 डिग्री आ गया तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, आयोडाइड जो होता है बड़ा एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ेगा। ये लो, अब यहाँ पे वेन एल्किल ग्रुप आर टर्सरी, टर्सरी यानी 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड स्टेबल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री आते स्टेबल कार्बोकेटाइन, जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करें वहां SN1 रिएक्शन, या SN1 रिएक्शन जब भी बात करें तो स्टेबल कार्बोकेटाइन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इथर जो है 2 टाइप से बॉन्ड है, ऑक्सीजन के दोनों टाइप। अगर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ से अपना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल किसके साथ में जुड़ेगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करवाया तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये देखो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनते ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री के अंदर क्या करना है, आयोडाइड को छोटा एल्किल ग्रुप के साथ में जोड़ना है, और 3 डिग्री एल्किल हेलाइड जब होती है तो इसमें बड़ा एल्किल ग्रुप के साथ में आयोडाइड जोड़ना है। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, देखो ये दे दिया आपको रिएक्टेंट और इसमें रिएजेंट दे देंगे, और फिर पूछेंगे ए और बी क्या बनेगा, और ए और बी का आईपीसी नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ध्यान रखिए बच्चों इसमें। अब देखो नेक्स्ट वाली, अब यहाँ पे अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री। बच्चों मैं तो कह रहा हूँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जहां पर भी बन रहा है ना उसको बना लेना चाहिए, और प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग ही बनाना, आपको ध्यान में रखना। 3 डिग्री वाला अगर 3 डिग्री बन रहा है तब, और 3 डिग्री अगर नहीं बन रहा है तो आयोडाइड को छोटा एल्किल ग्रुप के साथ में जोड़ दो।
अब देखो दोनों साइड से बॉन्ड चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री बनते ही आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना लेना है आप, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब SN1, ये चीज ध्यान रखना, और साथ में बन जाएगा एल्कोहल। अब चलते हैं अपन एरोमेटिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर विद HX के साथ। एरोमेटिक वाला ध्यान रखना, एरोमेटिक वाले में जैसे मैं बना रहा हूं एरोमेटिक ईथर एनिसोल, एनिसोल के स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये हमारा एरोमेटिक ईथर एनिसोल। अब इसमें एक बात बताओ कि जब HI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो HI के साथ में रिएक्शन करवाने पर कार्बन के दोनों साइड वाले दोनों में से एक बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, मिथाइल ऑक्सीजन के बीच में या बेंजीन ऑक्सीजन के बीच में? मिथाइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसका पीछे रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ में लगातार रेजोनेंस कर रहा है, कंटिन्यूअसली रेजोनेंस कर रहा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जहां रेजोनेंस होता है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसमें ये दे रखा है कि ये बॉन्ड क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे केटाइन और यहाँ पे एनाइन बनेगा। तो यहाँ से देख लो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस केटाइन के ऊपर, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इधर ऑक्सीजन के साथ में। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, एक तो फिनोल हो जाएगा और एक साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान में रखना। तो इसकी रिएक्शन, एक तो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और एक इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, SN1 पाथ फॉलो करते हुए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाने वाली। तो इस पेज में दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आती है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक ईथर ESR दे रखा है। ESR में क्या होता है कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग से जो ग्रुप अटैच्ड है इसका इफेक्ट कौन सा लग रहा है ये चेक कर लेते हैं। एक बच्चों देखो इसमें ईथर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, एक कॉमन बात है इसमें कि यहाँ पर बेंजीन जो रिंग के साथ में कुछ ऐसा ग्रुप लगाओ जिसके पास में लोन पेयर हो, और लोन पेयर वाले ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, +M इफेक्ट डालते हैं, यानी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और तो बेंजीन की रिएक्टिविटी पहले से बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे आएंगे, बेंजीन का ऑर्थो पोजीशन पे और बेंजीन के पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगा। तो अब मुझे बताओ रिएक्शन का नाम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR। ESR में क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पे जुड़ेगा, आप ही बता दो। बेंजीन रिंग से जो +M पर बा वाला ग्रुप लगा है और +M की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ऑर्थो पे दूसरा पेरा पे। तो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, एक ऑर्थो दूसरा पेरा। जनरली इसमें क्या होता है, जनरल इसमें ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है और पेरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, जनरली ऐसा होता है। कभी कभार वो अलग केस है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑर्थो और ग्रुप के साथ में, तब वो ऑर्थो वाला ज्यादा मेजर हो जाता है। अब चलते इसमें ESR की पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। ESR की पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में अपन कौन सा लेते हैं, ब्रोमिनेशन लेते हैं। ब्रोमिनेशन है, इसमें ब्रोमीन किसमें डिजोल्व की गई, इथेनोइक एसिड के अंदर। एथेनोइक एसिड में ब्रोमीन घुली हुई है। अब इसमें देखते हैं, और ये एनिसोल है एरोमेटिक ईथर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि ब्रोमिनेशन में Br+ यानी ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये क्या बन के रेडी हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को कुछ नहीं करना बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को सीधा सीधा एक बार एक प्रोड पेरा पे और एक ऑर्थो पे लगा देना है, ऑर्थो और दूसरा पेरा पे लगा देना। और जनरली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पेरा वाला ज्यादा मेजर होता है, ध्यान रखना इस बात है ना। अब एक जनरल बात बता रहा हूं मैं ESR के लिए, ESR के लिए जनरल बात बता रहा हूँ, चाहे आप ईथर के बारे में पढ़ो, चाहे फिनोल के बारे में पढ़ो, चाहे आप एनिलीन के बारे में पढ़ो, चाहे आप हेलो एरिन के बारे में पढ़ो, तो आप क्या करना है, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा है उसको चेक कर लेना। इसका अगर +M इफेक्ट लग रहा है तो +M इफेक्ट की वजह से आपका ऑर्थो एंड पेरा मिक्स प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। चाहे तो आप मिथॉक्सी लगा दो यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे OH ग्रुप लगा दो, चाहे आप यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा दो, चाहे आप यहाँ पे एमीन ग्रुप लगा दो। तो ये इतने सारे ग्रुप के मैंने एक साथ बता दिए ESR।
फिनोल वाले के लिए, हेलोएरिन के लिए और एनिलीन के लिए, सबके लिए बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा सेम ही होगा। ध्यान रखना इस बच्चों, सबकी रिएक्शन मैंने एक साथ बता दी इसमें। और ज्यादा जनरली मेजर कौन सा होता है, पेरा वाला, और माइनर कौन सा होता है, ऑर्थो वाला। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ईएसआर की पहली रिएक्शन कंप्लीट, हेलोजिनेशन। चलते हैं सेकेंड रिएक्शन में दे रखी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक साथ बताने वाला हूं, इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप की होती है, पहली होती है एल्काइलेशन, दूसरी होती है एसिटाइलेशन। एल्काइलेशन में अपन लेते हैं एल्किल हैलाइड, एल्काइलेशन में लेते हैं एल्किल हैलाइड, एसिटाइलेशन में लेते हैं एसिटिल हैलाइड लेते हैं अपन, ध्यान रखना। बाकी इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट सेम रहता है, रिएजेंट सेम रहता है, बनने वाला प्रोडक्ट अलग अलग होता है, इस चीज को ध्यान रखें। पहले लेते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस, और हमारा जो सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है इसके साथ में। अब इसमें क्या, कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है कि जो आपने यहाँ पे ले रखा है मिथाइल क्लोराइड, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर सही कर रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड से इधर देखो CH3Cl, और ये AlCl3 क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और CH3 प्लस बना लेगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है आपको, एक बार ऑर्थो पे लगा देना है, दूसरी बार पेरा पे लगा देना, तो अपना प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब जनरली मेजर कौन सा होता है, आप ही को पता है, अभी बताया था मैंने, जनरली मेजर होता है पेरा वाला, ऑर्थो वाला थोड़ा माइनर होता है, कम अमाउंट में बनता है, इसकी जो लब्धि होती है यानी हील्ड होती है, परसेंटेज जो होता है ये कम बनता है। दूसरा अपन FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दूसरा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या लेते हैं, एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे, और एसिटाइल क्लोराइड मैंने ले लिया, इथेनॉइल क्लोराइड ले लिया। अब इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोराइड माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया, CH3 डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, एक बार लगा दो ऑर्थो पे, दूसरी बार लगा दो पेरा पे। तो यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड CH3, पेरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर होता है। इसका नाम देखो, नाम भी IPC नाम ध्यान रखना बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन की रिएक्शन करवा के फिर नाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना इसका IPC नाम क्या है, 4 मिथॉक्सी, ये पूरा मिथॉक्सी ग्रुप, इसको 1 नंबर 1 2 3 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, इस पूरे को बोलते हैं एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन में बता देता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट। यहाँ जो ग्रुप लगा है ना, यहाँ पे मिथॉक्सी लगा है, यानी एरोमेटिक ईथर हो गया। दूसरा मैंने लगा दिया OH लगाई तो फिनोल बन जाएगा। तीसरा मैंने लगा दिया हेलोजन लगाई तो हेलोएरिन बन जाएगा। और एक और ग्रुप लगा दिया मैंने एमीन, तो ये एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन बन जाएगा। इन सब की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम ही होता है, बस आपको क्या करना है, ये ग्रुप चेंज करते जाना है, ये ग्रुप चेंज करते जाना है, बाकी सबकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सेम ही है। यहाँ पे बनने वाला एक बार मिथाइल आ जाएगा और एक बार एसिटाइल, ये आ जाए एसिटाइल ग्रुप आ जाए। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को सब जगह पे अलग अलग नहीं पढ़ना है, इसी रिएक्शन को एक साथ पढ़ना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मैंने बता दी है। अब चलते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेशन H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रेशन रिएक्शन की ओर चलते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करना है, देखो इसका मिक्सचर लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको, इसका मिक्सचर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रो ग्रुप NO2, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे लगा दो और एक बार पेरा पे लगा दो, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पेरा पे लगा दो। तो ऑर्थो वाला आपका क्या होगा, माइनर, पेरा वाला आपका क्या होगा, मेजर। इस तरह से ध्यान रखिए बच्चों। तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, रिएक्शन भी बहुत अच्छी है, याद रहने वाली रिएक्शन है, ज्यादा कोई कठिन रिएक्शन, लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं है, और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको ध्यान रखना है नोमेनकल्चर,
और विलियमसन सिंथेसिस, और उसके बाद में और इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर, इसका समरी देख लेते हैं। समरी में क्या होता है, ये एल्कोहल की रिएक्शन करवाई कम टेम्परेचर पर तो हमारा ईथर बन गया, और फिनॉल की रिएक्शन करवाई NaOH के साथ में तो हमारा क्या बन गया, NaOH के बाद में एल्किल हैलाइड के साथ में तो ये एरोमेटिक ईथर एनिसोल बन गया। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन से एल्किल हैलाइड कम अमाउंट में लेते हैं तो एल्किल हैलाइड प्लस एल्कोहल रहता है, और अगर इसको ज्यादा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो एल्कोहल की रिएक्शन फिर से हो जाती है, तो 2 मोल इसमें एल्किल हैलाइड बनता है। अब आते हैं इसमें ESR। ESR में इलेक्ट्रोफाइल देखो, एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, दूसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल पेरा पे। पेरा वाला बच्चों क्या होता है, मेजर। पेरा वाला जनरली मेजर होता है इसमें, तो ये चीज ध्यान रखना। तो बच्चों आई होप मेरा वीडियो ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट करके, और कुछ जो भी आपको मिसिंग लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आ रहा हूँ वन शॉट, और एक नेम रिएक्शन का अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चों।